हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग एचपी टेट आर्ट्स का 2016 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, जिसमें आज हम साइकोलॉजी का पोर्शन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स की पहले कुछ वीडियोस आपको दी है, तो उसमें मैंने यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो करवा भी दिए हैं। लेकिन अभी 30 क्वेश्चन जो आए हैं वो 30 के 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आज आपको करवाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इदम अपनी मानसिक ऊर्जा प्राप्त करता है। इदम अपनी मानसिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? बाहरी वास्तविकता से। इदम की बात हो रही है ना, तो वास्तविकता का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अहम और पराहम इसमें होगा ही नहीं, तो क्या आएगा? शारीरिक मूल प्रवृत्ति। जो इदम है ना हमारा, वो किस पे काम करता है? सुख प्राप्ति का लक्ष्य। याद रखना है, इदम जो है वो सुख प्राप्ति के लक्ष्य पे काम करता है। सुख प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो इदम का होता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था, इदम जो है वो हमारे मन में दबी हुई इच्छाएं, जो हमारा अचेतन मन है, ठीक है, जिसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं हमारी, ठीक है, वो सारा इसमें आता है। और पराहम जो है ये नैतिकता से संबंधित है। जो हमारा सुपर ईगो है ये नैतिकता से संबंधित है, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ आपको। और हमारे ईद और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच का जो एक संतुलन है ना, वो कौन बनाता है? वो बनाता है अहम। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से ज्यादा करके पूछी जाती है। सिगमंड फ्राइड ने दिया है ये ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है। तो यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, आपने इनको बहुत अच्छे से करना है। ईद जो है वो हमारी दबी हुई इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं है। सुख प्राप्ति के लक्ष्य पर जो है वो इदम जो है वो हमारा काम करता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। बाकी आपसे पूछा जाए कि व्यक्तित्व की नैतिक शाखा, तो वो सुपर ईगो है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो संतुलन स्थापित करता है वो है ईगो। ईगो जो है वो इन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है, इसलिए ईगो को हम क्या बोलते हैं? संतुलित व्यक्तित्व। संतुलित व्यक्तित्व। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, एरिक्सन के प्रस्तावानुसार विश्वास बनाम अविश्वास विकसित होता है। ठीक है। तो जो इन्होंने एरिक्सन ने जो हमारे मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने, उसमें उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई। ठीक है। और जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो सिगमंड फ्राइड की ये 4 अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड की अवस्थाएं हैं। तो बोला है इनमें से कौन सी वाली अवस्था जो है वो एरिक्सन की फर्स्ट जो अवस्था बताई है ना उन्होंने विकास की, वो है विश्वास बनाम अविश्वास। तो जो विश्वास बनाम अविश्वास है वो सिगमंड फ्राइड की कौन सी अवस्था से मैच करता है? ठीक है। तो वो है मौखिक संवेदी अवस्था। याद रखना है, ये भी 0 से 2 या फिर 0 से 18 मंथ या फिर 0 से 2 ईयर्स ऐसे लिखा होता है। ठीक है। कहीं कहीं पर 0 से 18 मंथ लिखा होता है और कहीं पर 0 से 2 साल लिखा होता है। ठीक है। तो वही सेम है ट्रस्ट बनाम अविश्वास का भी। विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो है ये भी सेम अवस्था है। ठीक है। और एरिक्सन की हम एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ इसके बारे में। देखिए, एरिक एरिक्सन जो है ये नव फ्राइडवादी में आते हैं। ठीक है। नव फ्राइडवादियों में एरिक एरिक्सन आ जाते हैं, एडलर आ जाते हैं। ठीक है। जो एरिक एरिक्सन थे वो फ्राइड से बहुत प्रभावित थे, लेकिन जैसे कि फ्राइड ने ईद पे जोर दिया है ना, ठीक है, वो उनको हम ईद मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो एरिक एरिक्सन जो है ना उन्होंने ईगो के बारे में ज्यादा बात की है, तो इनको हम ईगो, अहम मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है, अहम मनोवैज्ञानिक, अहम मनोवैज्ञानिक। जहां पर फ्राइड जो है वो एक इदम मनोवैज्ञानिक थे, तो ये एक अहम मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। इस तरह से बोला जाता है। इसके अलावा एरिक एरिक्सन ने बचपन से लेकर वयस्कावस्था तक की 8 स्टेजेस बताई हैं। फ्राइड ने कितनी बताई है? 5 बताई है। इन्होंने कितनी बताई है? 8 बताई है। ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है? देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेज है इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो सबसे पहली जो फ्राइड ने मौखिक अवस्था बताई थी ना, उसको इन्होंने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बताया था। ये 0 से 2 साल या फिर 18 मंथ तक होती है। ठीक है। और यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक मूल्य जो उत्पन्न होता है वो होता है आशा, होप।
ठीक है। और एरिक एरिक्सन ने बोला है कि ये जितने भी स्टेजेस है ना, इनमें पॉजिटिव इनका परिणाम भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम मूल्य पूछे हमसे कि कौन सा मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक मूल्य जो है वो जुड़ा हुआ है फर्स्ट स्टेज से, तो वो है होप। सेकेंड स्टेज है ऑटोनोमी वर्सेस शेम, ये 18 मंथ से 3 साल तक है। इसमें जो है वो मनोसामाजिक जो मूल्य, मनोसामाजिक मूल्य है, सॉरी मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोसामाजिक मूल्य जो है वो है इच्छा शक्ति, विल पावर, ठीक है। आगे है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये 3 से 5 साल तक है, ठीक है। कि हम कोई नया काम जब बच्चा स्टार्ट करता है ना, अगर हम उसको बार बार टोकते रहेंगे तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को नहीं करेगा, ठीक है, कि उसको लगेगा कि ये सही नहीं है, वो उसको छोड़ देगा। लेकिन अगर हम उसको करने देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है और चीजें, और जो है वो सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी आएगी। और यहाँ पर जो मनोसामाजिक मूल्य जो है वो उत्पन्न होता है वो है पर्पस, ठीक है। और ये पूर्व बाल्यावस्था, ये भी पूछा जाता है कि एरिक्सन की कौन सी जो स्टेज है वो पूर्व बाल्यावस्था, प्री स्कूल एज है, तो वो प्री स्कूल एज है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी, तो ये 5 या 6 साल से 12 साल तक है। सामर्थ्य यहाँ पर जो है वो मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है, और ये स्कूल एज है, स्कूल एज। तो आपसे पूछा जाए कौन सी वाली स्टेज स्कूल एज को दिखाती है, तो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो ये 13 साल से 19 साल तक है। यहाँ पर जो मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है वो है कर्तव्य परायणता, फेथ, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 6th है इसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो यहाँ पर जो है वो मनोसामाजिक जो मूल्य उत्पन्न होता है वो है प्यार, लव, और ये प्रौढ़ावस्था को दिखाती है 19 से 35 वर्ष तक, ठीक है। नेक्स्ट है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ठीक है, ये 35 से 65 साल है। और यहाँ पे केयर मनोसामाजिक जो मूल्य है वो उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, निराशा, है ना, संपूर्णता वर्सेस निराशा, तो ये 65 प्लस ईयर्स है। और यहाँ पर जो मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है वो है विजडम, परिपक्वता, ठीक है। तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं जो मैंने आपको करवा दी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है फर्स्ट, जिसमें आशा जो उत्पन्न होती है। ऑटोनोमी वर्सेस शेम है, जिसमें विल पावर उत्पन्न होती है। इनिशिएटिव मतलब ना संघर्ष होता है एक, ऐसे बताया है एरिक एरिक्सन ने कि यहाँ पर जो है एरिक्सन का कहना है कि हर स्टेज में ना इंसान जो है वो एक संकट अनुभव करता है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने बताया है कि अगर वो संघर्ष में जीत जाता है तो फिर क्या मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिविटी को दिखाते हैं सारे मनोसामाजिक मूल्य, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम है, इससे इच्छा शक्ति जो है उत्पन्न होती है। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो इससे उद्देश्य। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, सामर्थ्य। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो कर्तव्य परायणता। ये भी टेट में 2 बार पूछा जा चुका है, याद रखना। ये 5th स्टेज है। कई बार स्टेज भी पूछ लेते हैं कौन से नंबर पे आती है, 5th नंबर पे आती है। उसके बाद है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, तो इससे प्यार। और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, देखभाल। और इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर, विजडम, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को आपने लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। और आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आप और किस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो, क्या आप और भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप चाहते हो मैं सॉल्व करूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उद्दीपक जो बिना किसी प्रयोगात्मक फेरबदल के अनुक्रिया उत्पन्न करता है वो क्या है। एक उद्दीपक है, एक स्टिमुलस है, ठीक है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया, फिर भी वो अनुक्रिया उत्पन्न कर रहा है, क्या होगा। तो ये दोबारा से देखो, पावलोव के मैंने कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए होंगे, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भोजन है स्टिमुलस जिससे लार टपका रहा है कुत्ता, ठीक है। घंटी भी स्टिमुलस है, उससे भी कुत्ता लार टपका रहा है। अब घंटी से कुत्ता क्यों लार टपका रहा है, क्योंकि ये कंडीशनड है, ये सिखाया गया है, ये अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक है घंटी, अनुबंधित उद्दीपक है। क्यों, क्योंकि इसको सिखाया गया है कि घंटी बजेगी, खाना आएगा, तो वो पहले लार टपकाने लग जाता है। घंटी बज गई, अब तो खाने आने वाला है ना, तो वो लार टपकाने लगता है। तो ये जो है ये तो अनुबंधित उद्दीपक है ना, कंडीशनड स्टिमुलस है। लेकिन ये अनुबंधन रहित उद्दीपक है भोजन, क्योंकि भोजन को देखकर लार टपकाना तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो बोला है बिना प्रयोगात्मक फेरबदल, ये तो प्रयोगात्मक फेरबदल का नतीजा है ना, लेकिन खाने को देख के लार टपकाना तो बिना प्रयोगात्मक फेरबदल का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अनुबंधन रहित, अनकंडीशनड स्टिमुलस आएगा,
ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस आएगा इसका आंसर, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पावलोव की थ्योरी से आते हैं। पावलोव की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, एक लर्निंग की थ्योरी है। पावलोव जो है वो व्यवहारवादियों में आते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत कि हम सभी अपने संपूर्ण जीवन काल में विकासात्मक चुनौतियों का सामना करते हैं, किसने प्रतिपादित किया है? तो अभी बताया ना मैंने आपको, एरिक्सन ने क्या बोला है कि हर स्टेज में इंसान मनोवैज्ञानिक संकट का सामना जो है वो करता है। तो वही सेम चीज है, इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन, एरिक्सन। और ये न फ्राइडवादी है, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपने आज कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कहीं भी अगर आप चाहो तो वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग जो है वो जुड़ पाए, इससे जो है वो हमें मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक शेयर जरूर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत, देखिए नैतिकता का सिद्धांत पियाजे ने भी दिया है और कोहलबर्ग ने भी दिया है, लेकिन कोहलबर्ग की थ्योरी जो है उसी को हम पढ़ते हैं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा अच्छे से नैतिकता को जो है वो कोहलबर्ग ने बताया है, ठीक है। तो कोहलबर्ग स्वयं स्वीकृत। नेक्स्ट है, बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है। बिना भिन्नता की परिकल्पना क्या होगी? शून्य परिकल्पना। बिना भिन्नता की परिकल्पना क्या होगी? शून्य परिकल्पना। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ये क्या है? एक पारस्परिक प्रक्रिया है। समाजीकरण कैसे होता है? परस्पर क्रिया के द्वारा होता है ना, पारस्परिक क्रिया है ये, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा चूसना, नाखून चबाना आदि निरंतर क्रियाएं खाली जगह के कारण होती हैं, किसके कारण होती हैं? आनंद प्राप्ति के कारण। अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, ये किसके कारण हो सकते हैं? आदत, प्रशिक्षण, चिंता के कारण। अंगूठा चूसना, नाखून चबाना जो है ये निरंतर क्रियाएं जो है ये चिंता के कारण होती है। दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र जो क्रोमोसोम है वो किन के अंदर होते हैं? पुरुषों के अंदर। स्त्रियों के अंदर सिर्फ एक्स होते हैं और पुरुषों के अंदर एक्स वाई दोनों होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। मानव निषेचित अंडे में कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के? तो 23 जोड़े होते हैं। और पूछा जाए कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। कितने जोड़े होते हैं? तो आपने 23 बताने हैं। और कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, तो वो आपने 46 बताने हैं। नेक्स्ट है, ब्लैंक महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। ब्लैंक महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। तो देखिए इसका आंसर तो बड़ा ही आसानी से आप दे सकते हो। 0 से 2 महीने का बच्चा तो नहीं चलने लगेगा, 4 से 5 महीने का बच्चा नहीं चलने लगेगा, 5 से 6 महीने का बच्चा नहीं चलने लगेगा। तो कितना है ना, आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हो 10 से 12। व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं। लर्निंग किसको बोलेंगे? व्यवहार में सुधार, है ना। मान लो कि कोई लड़का है और वो बहुत ही शरारती है और सारा दिन आवारागर्दियां करता रहता है। एक दिन उसकी बहुत डांट पड़ी उसके पिता से उसको, और वो थोड़ा सुधर गया, ठीक है। उसने 4-5 दिन जो है वो घर पे रहा, आराम से स्कूल जाए अपना काम करे और बढ़िया से सब 4-5 दिन के लिए, और फिर उसके बाद वो फिर से वैसा ही हो गया। तो वो क्या है? वो अधिगम नहीं है, क्योंकि वो व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी हुआ ना, स्थायी परिवर्तन नहीं है। वो कुछ दिन उसको असर रहा और फिर से वो वैसे ही हो गया। तो वो अधिगम नहीं है, वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग जो है वो व्यवहार में स्थायी सुधारों को बोलते हैं, याद रखना है। कभी भी ध्यान रखना, ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है। व्यवहार में किस प्रकार के सुधारों को हम अधिगम बोलेंगे? तो स्थायी सुधार जब होंगे, ठीक है। स्थायी सुधार है तो अधिगम होगा, ठीक है, नहीं तो अधिगम नहीं माना जाएगा। वो अस्थायी सुधारों को अधिगम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को ब्लैंक भी कहा जाता है, तो इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को ब्लैंक कहा जाता है। पहले भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सारा मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। सीखने में प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसकी देन है? ये भी आपको कितनी बार पढ़ाया गया है। प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया चीजें, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। आपने प्रीवियस वीडियोस जितनी भी मेरे चैनल पर है आप उनको जरूर एक बार देख के जाइएगा। साइकोलॉजी की 17-18 वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और मेरे चैनल पर टेट से रिलेटेड, टेट आर्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 200 वीडियोज है, तो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनको जरूर देख कर जाइए।
प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। और थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, क्योंकि मैंने पहले भी काफी बार पढ़ा दिया है। थॉर्नडाइक के जो सीखने के नियम है, कितने नियम है और कौन कौन से नियम है, वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। नेक्स्ट है नैमित्तिक अनुबंधन किससे संबंधित है? ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये किसने दी है? स्किनर ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग से कौन संबंधित है? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता का तात्पर्य है। सृजनात्मकता क्या है? क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी है कुछ नया खोजना, कुछ नया उत्पादित करना, कुछ एक नया उत्पाद। सृजनात्मकता क्या हुआ? एक नया उत्पाद। अंतर्निहित शक्ति को उन्नत किया जा सकता है। जो अंतर्निहित हमारी अंदर जो शक्ति है उसको हम कैसे उन्नत कर सकते हैं? सही प्रशिक्षण द्वारा, प्रतिस्पर्धा द्वारा, गतिविधि द्वारा, दंड द्वारा। तो ये भी मैंने पहले पढ़ा दिया है आपको। कैसे करेंगे? अंतर्निहित शक्ति को हम सही प्रशिक्षण द्वारा जो है वो बाहर निकाल सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सही प्रशिक्षण के द्वारा। सही प्रशिक्षण के द्वारा। दीर्घकालीन स्मृति कितने समय तक रह जाती है? दीर्घकालीन स्मृति, ठीक है, 3 प्रकार की स्मृतियां पढ़ते हैं हम। सबसे फर्स्ट आ जाती है संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति। सेकंड आ जाती है हमारी अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति, ठीक है। और थर्ड तो दीर्घकालीन स्मृति। तो याद रखना है, देखिए जो संवेदी स्मृति है ना वो सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ध्यान रहती है, 1-2 सेकंड के लिए, ठीक है। और जो अल्पकालीन स्मृति होती है वो 20 से 30 सेकंड, मतलब 30 सेकंड से कम, 30 सेकंड से कम, 30 सेकंड तक रह सकती है, ठीक है। और जो दीर्घकालीन स्मृति है ये तो अल्पकालिक होगी। संवेदी स्मृति 1 से 2 सेकंड तक रहती है। अल्पकालिक स्मृति 30 सेकंड से कम रहेगी, मतलब 2 से 30 सेकंड तक, ठीक है। जो दीर्घकालीन स्मृति है वो दिनों महीनों वर्षों तक रह सकती है, दिनों महीनों वर्षों तक रह सकती है, ठीक है, दीर्घकालीन स्मृति। नेक्स्ट है निर्णय लेना एक प्रकार का है। निर्णय लेना एक प्रकार का क्या है? चिंतन है, स्मृति है, अवबोधन है, ये समस्या समाधान है। निर्णय लेना, निर्णय लिया है मतलब तो वो समस्या समाधान हुआ। निर्णय लेना चिंतन नहीं है। निर्णय लेने की प्रोसेस जो है वो चिंतन है, ठीक है। जब हमने कोई निर्णय लेना है और हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो वो चिंतन है। लेकिन निर्णय ले लिया तो वो क्या है? एक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन एक ब्लैंक की अवस्था है। मूल्यांकन जो इवैल्यूएशन जो है वो एक वैविध्यपूर्ण चिंतन है, अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, इनमें से कोई नहीं। तो सृजनात्मक मूल्यांकन जो है वो सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था में, पूर्व परंपरागत जो सबसे फर्स्ट इन्होंने स्टेज बताई है कोहलबर्ग ने, मैंने कोहलबर्ग की स्टेजेस आपको पढ़ा दी है पहले। मैंने बताया ना आपको, प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखना, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया है उसमें। थ्योरी जो भी मतलब मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किए हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर है ना, बट वहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी किया है। तो पुरानी वीडियोज आप जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कर दीजिए। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था के दौरान बालक सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है। सही और गलत व्यवहार की कोई समझ नहीं होती है, अनैतिक होते हैं या असहयोगी होते हैं। तो देखिए अनैतिक और असहयोगी तो पहले ही गलत हो गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज जो है, देखिए 3 साल तक तो कोहलबर्ग बोलते हैं कि बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती, वो ना नैतिक होता ना अनैतिक होता है। उसके बाद उसके अंदर जो है वो नैतिक गुण आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो पूर्व परंपरागत इन्होंने स्टेज बताई है उसमें इन्होंने क्या बताया है कि बच्चा दंड के डर से आज्ञा पालन करता है, ठीक है, कि वो दंडित किया जाएगा तो उसने गलत व्यवहार नहीं करना है। तो सोचता है गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है। तो वो सोचता है, देखता है कि आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, चुप चुप के गलती कर लेते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं करेंगे। उनको पता है कि हमारी पिटाई हो सकती है तो वो सामने स्टार्ट नहीं करेंगे और देखेंगे कि आगे पीछे हो गए तो स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तो उनको पता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत जो स्टेज है वहां पे बच्चा सोचता है कि गलत व्यवहार दंडित होता है और सही व्यवहार दंडित नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। प्रबलन अनुसूची जो परफॉर्मेंस, निष्पादन क्या है? परफॉर्मेंस, पहले भी पढ़ाया मैंने आपको, निष्पादन को उत्पन्न करती है। प्रबलन की अनुसूची कौन सी वाली जो है वो प्रबलन की अनुसूची होनी चाहिए जो कि एक परफॉर्मेंस, जो निम्न परफॉर्मेंस को जो है वो उत्पन्न करती है, सबसे कम परफॉर्मेंस को जो है वो दिखाती है। तो निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, निश्चित अंतराल अनुसूची, परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची। तो देखिए अगर हर
एक क्वेश्चन के बाद या हर 2 क्वेश्चन के बाद बच्चे को बोला जा रहा है शाबाश 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 शाबाश, तो वो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ऊंचे स्तर तक नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जो हमें पुनर्वलन देना है ना, वो हमें बड़ा सोच समझ के देना होता है। ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन, बच्चा सही कर रहा है तो हर क्वेश्चन के बाद उसको आप वेरी गुड या हर सही आंसर के बाद आप उसको चॉकलेट दे रहे हो, तो उससे जो है वो उसकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा अंतर नहीं आ सकता है अगर आप उसको उच्च निष्पादन स्तर तक लेकर जाना चाहते हो। ठीक है, तो जो निश्चित अंतराल अनुसूची है ना, वो जो है वो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। ठीक है, याद रखना है आपने, जो निश्चित अंतराल अनुसूची है ना, कि हर क्वेश्चन के बाद चॉकलेट दे रहे हैं या हर 2 क्वेश्चन के बाद बोल रहे हैं शाबाश शाबाश वेरी गुड, तो वो जो है वो निश्चित अंतराल जो अनुसूची है वो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है, निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती। ठीक है, फिर बच्चा बोलता है कि मुझे तो बार बार शाबाश मिल रही है, तो वो कुछ और नया, मतलब वो क्रिएटिव नहीं बन पाता है। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हो कि और ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है उसमें। ठीक है, अगर आप बच्चे को एक बार किसी क्वेश्चन पे आप वेरी गुड उसको शाबाश देते हो और फिर वो बार बार क्वेश्चन सही कर रहा है और आप उसको कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तो वो सोचेगा कि नहीं मुझे और भी ज्यादा अच्छा करना है कि सर मुझे वेरी गुड बोले, है ना। तो इस प्रकार से आप समझ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, बोला है कि जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न कर रहा है, तो वो है कि निश्चित अंतराल पर अगर आप बार बार पुनर्वलन दिए जा रहे हो तो फिर परफॉर्मेंस में कोई बड़ा ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा किए गए हैं, एबिंगहॉस के द्वारा। ठीक है, अल्पकालीन स्मृति एक समय में कितनी इकाइयों को धारित कर सकती है, जो अल्पकालीन स्मृति है वो एक समय में 7 ± 2 मतलब 5 और 9 के बीच। ठीक है, देखिए 7 - 2 करेंगे तो 5 आएगा और 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 से लेके 5 से लेके 9 तक जो है वो इकाइयों को धारण कर सकती है अल्पकालीन स्मृति। ठीक है, नेक्स्ट है ये अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। देखिए, जो सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादी हैं, बेंडूरा की जो थ्योरी है, तो बेंडूरा ने क्या बोला है कि बच्चे जो फिल्मों में आक्रामक जो भी व्यवहार देखते हैं वो उसको सीखते हैं, है ना। और बेंडूरा की थ्योरी में मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी भी सुनाई थी कि बेंडूरा ने बताया था कि एक लड़का जो है वो डॉल को पीट रहा है, तो कुछ बच्चों को दिखाया गया कि उस लड़के को तो पुरस्कृत किया गया, तो वो बच्चे भी आक्रामक हो गए, वो भी डॉल को पीटने लगे। और कुछ बच्चों को दिखाया गया कि वो जो लड़का डॉल को पीट रहा था उसको पनिशमेंट मिली, है ना, तो वो बच्चे जो थे वो कम आक्रामक थे, वो आक्रामकता नहीं दिखा रहे थे। तो ये फर्क बताया है बेंडूरा ने कि बच्चे जो हैं जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो वो आक्रामकता सीखते हैं। मूवीज में जो भी आक्रामकता दिखाई जाती है उसको सीखते हैं। ये किसने बोला है, ये बेंडूरा की थ्योरी है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है द एम ऑफ लाइफ इज डेथ, सभी जीवन का उद्देश्य मृत्यु है। ये कथन सिगमंड फ्राइड द्वारा अभिलेखित किस ओर निर्देशित करता है, तो सिगमंड फ्राइड ने देखिए एक बताया है इरोस, जो एक जीवन मूल प्रवृत्ति है जो हमें जीवन की तरफ को लेके जाती है। ठीक है, एक है थेंटोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति जो हमें मृत्यु की तरफ को लेके जाती है। एक इंसान जिसने अपनी दबी हुई इच्छाओं को दबा लिया और जीवन में आगे बढ़ गया, ठीक है, वो इरोज है, उसके अंदर मतलब इरोज उत्पन्न हो रहा है और वो अपनी जीवन में आगे बढ़ गया है। थेंटोस तब होता है जब वो अतृप्त इच्छाएं जो है वो दमन नहीं हो पाती हैं और वो इंसान को अनैतिक बना देती हैं, ईदम उन पर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और वो इंसान को थेंटोस की तरफ को लेके जाता है, मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की तरफ लेके जाता है। इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है ना, उसको जो है वो सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है, द एम ऑफ लाइफ इज डेथ। ठीक है, इरोज और थेंटोस के बीच का जो संघर्ष है उसको इन्होंने बोला है। इरोज और थेंटोस के बीच का संघर्ष जो है वो उसको इन्होंने बोला है। ठीक है, याद रखना है, इरोज जो है वो जीवन मूल प्रवृत्ति है, ठीक है, और थेंटोस जो है वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है रक्षात्मक मनोरचनाएं किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। रक्षात्मक मनोरचनाएं जो है वो ईगो, मैंने आपको बताया ना, संतुलित जो एक व्यक्तित्व है वो क्या है, ईगो है, अहम है ईगो। ठीक है, तो ईगो जो है वो है रक्षात्मक मनोरचनाएं जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है वो है ईगो। नेक्स्ट है कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास में जो पड़ाव आ जाता है उसे क्या कहते हैं, अवसाद, स्थिरण, प्रतिगमन या अधिगमित निस्सहायता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थिरण। कुंठा और दुश्चिंता के कारण विकास का जो पड़ाव आ जाता है उसे हम स्थिरण बोलते हैं, स्थिरण।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समस्याओं के लिए अपसारी चिंतन की जरूरत है? अपसारी चिंतन की जरूरत कब पड़ेगी? अपसारी और अविसारी के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आपको। संख्याओं का स्तंभागत योग करने में, ठीक है, तो ये तो इसमें कोई अपसारी चिंतन की जरूरत नहीं है। गाड़ी चलाते समय दोराहे पर बाईं और दाईं ओर मुड़ने का निर्णय लेते समय, तो इसमें भी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल चुनने के लिए, यहाँ पे आपको अपसारी चिंतन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ अलग सोचना, कुछ अलग है ना करना, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये इसमें सही आंसर आ जाएगा, ताश के पत्ते खेलते समय सबसे बढ़िया चाल चुनने के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परीक्षण के क्या लाभ है? सामूहिक परीक्षण जो ग्रुप परीक्षण है उसके क्या लाभ है? तो कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय मानक देता है, अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन है, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ठीक है, सामूहिक परीक्षण जो है, ठीक है, वो अधिक कम खर्चीला होता है, अधिक विश्वसनीय होता है और अधिक वस्तुनिष्ठ अंकन उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।